रहीम। आज हम लीनियर अलजेब्रा का सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये एमसीक्यूज क्रैकिंग द जीआरई की बुक से चैप्टर नंबर 5 से लिए गए हैं। ओके, तो फर्स्ट एमसीक्यूज है टू डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस x1 एंड x2 कैन बी फाउंड टू अ लीनियर सिस्टम ax इक्वल b विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरीली ट्रू। b इज इक्वल टू 0 कि ये जो कांस्टेंट वेक्टर है ये मुकम्मल 0 हो। सेकंड ये है कि a इज इन्वर्टिबल, A has more columns than rows, x1 is equal to minus x2 कि जो दो सॉल्यूशन एक दूसरे का नेगेटिव है। और ऑप्शन ई है there exists a solution x such that x is not equal to x1 and x is not equal to x2। बताया ये गया कि दो सॉल्यूशंस ऑलरेडी हमें पता है, एक x1 और एक x2 किसी एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन के। इनमें से पॉसिबल ऑप्शन ढूंढना है कि कौन सा है। ओके, तो अगर एक सिस्टम में देखिए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो भी हो हमारे पास, वहां से दो ऑप्शन बनते हैं कि या तो वो सिस्टम कंसिस्टेंट होता है या फिर इनकंसिस्टेंट होता है। ax इक्वल बी, दो ऑप्शन जो हैं वो एक तो है इनकंसिस्टेंट का और दूसरा ऑप्शन बनता है कंसिस्टेंट का। अब इनकंसिस्टेंट से मुराद ये है कि नो सॉल्यूशन, कि उस सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता कोई भी, यानी कोई भी ऐसा x नहीं है जो इस सिस्टम को सेटिस्फाई करता हो। अब कंसिस्टेंट में फिर आगे दो केसेस होते हैं, एक ये होता है कि यूनिक सॉल्यूशन और फिर दूसरा ये होता है कि इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। यानी अगर एक सिस्टम कंसिस्टेंट है तो उसका या तो सॉल्यूशन कोई एक होगा या फिर अगर एक से ज्यादा हो तो फिर इन्फिनिटली मैनी होंगे। तो यहाँ इस ऑप्शन में क्वेश्चन में देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ई जो है ये राइट ऑप्शन बनता है कि देयर एग्जिस्ट अ सॉल्यूशन x की, यहाँ कोई और x भी होगा जो ना तो x1 के इक्वल होगा ना x2 के इक्वल होगा। वजह क्या है? क्योंकि वो सिस्टम हमें ऑलरेडी पता चल रहा है कि वो कंसिस्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसके दो आंसर तो बता दिए गए हैं, x1 और x2 हैं। कंसिस्टेंट तो वो है लेकिन उसका यूनिक सोल्यूशन भी नहीं है। बताया गया कि ये दोनों डिस्टिंक्ट हैं, यानी एक से ज्यादा आंसर्स मौजूद हैं। तो ऑब्वियसली अगर एक से ज्यादा सॉल्यूशंस हैं तो फिर और भी इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो ऑप्शन ई इस लिहाज से बेहतर लग रहा है कि एक और ऐसा एक्स है जो इन दोनों के इक्वल नहीं है, इनके अलावा कोई और होगा। बाकी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकते कि बी अगर 0 हो तो जरूरी नहीं है ए एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये जरूरी नहीं है कि बी हमेशा 0 हो। ये जो सिस्टम है ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम है हमारे पास, जिसमें बी नॉन जीरो भी हो सकता है और नॉन जीरो होते हुए भी यानी नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के भी इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसी तरह बाकी ऑप्शंस भी रद्द किए जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट नंबर 2, द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ax plus ay minus z equal 1 and this is xyz equal a b a कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एक सॉल्यूशन बता दिया गया है, वो ये है, यानी x को हम a पुट करें, y को b पुट करें और z को फिर से a पुट करें तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया ये सेटिस्फाई होता है। क्वेश्चन ये है कि इफ a इज नॉट एन इंटीजर, कि इनमें से जो a अगर ये इंटीजर ना हो तो फिर a प्लस b की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी इनमें से, कि यहाँ से a और b अगर हम फाइंड कर लें, उनका सम कर लें तो हमें यहाँ से कोई एक नंबर मिलना चाहिए। अब हमें चूंकि बताया गया कि ये जो ए बी ए हैं ये इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, इट मीन हर x को a, y को b और z को a पुट कर देने से भी ये सिस्टम सेटिस्फाई होता है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, a और x को फिर a लिखने से ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस a और y को b पुट करेंगे माइनस z जो कि a है दैट इज इक्वल टू 1। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में x को a, y को b और z को फिर से a पुट करने से ये u बन जाएगा इज इक्वल टू -1। एंड सिमिलरली थर्ड में ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, तो अब इन तीनों को सॉल्व करते हुए हम a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो इसी थर्ड इक्वेशन को देखा जाए तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 2a स्क्वायर माइनस b इज इक्वल टू 1, या फिर यूं भी लिख सकते हैं b इज इक्वल टू 2a स्क्वायर माइनस 1।
इस b की वैल्यू हम पहली या दूसरी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इसमें भी पुट कर सकते हैं और इसमें भी पुट कर सकते हैं। तो मैं इस इक्वेशन में पुट करने लगा हूं। जब हम इसमें पुट करेंगे b को a स्क्वायर, तो ये इक्वेशन कुछ यूं बन जाएगी, a स्क्वायर प्लस a और b जो कि 2a स्क्वायर माइनस 1 है, माइनस a इज इक्वल टू 1। ओके, सो a स्क्वायर प्लस 2a क्यूब माइनस a और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो ये बन जाएगा 2a क्यूब प्लस a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट 2 में a स्क्वायर जो कि कॉमन है, तो हम इसे लिखेंगे 2a प्लस 1, फिर माइनस 1 कॉमन लेकर 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो फर्दर हम इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो a के आंसर निकलेंगे, एक तो होगा a स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 0 पुट करने से, और दूसरा 2a प्लस 1 इक्वल 0 पुट करने से। तो a का एक आंसर है यहाँ से 1 प्लस माइनस 1 भी हो सकता है, और यहाँ से a इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो a की 3 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमें बताया गया कि a इज नॉट एन इंटीजर, कि a को इंटीजर नहीं होना चाहिए। तो इट मीन ये वाला ऑप्शन तो ना रहा कि a ना तो 1 है ना ही माइनस 1 है। तो a की वैल्यू जो है वो होगी माइनस 1/2। अब चूंकि a हमें पता चल गया, b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसमें पुट करेंगे। सो b विल बी इक्वल टू 2a स्क्वायर मीन माइनस 1/2 स्क्वायर and minus 1. So this is equal to 2 into 1/4 minus 1. 2 2s are 4. तो ये 1/2 minus 1 is minus 1/2. ओके, तो a और b की वैल्यूज हमें मिल गई जो कि माइनस 1/2 और माइनस 1/2 हैं। सो a प्लस b दैट विल बी इक्वल टू माइनस 1/2 माइनस 1/2, तो ये इक्वल होगा माइनस 1 के। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। सो ऑप्शन नंबर बी, दिस इज राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट नंबर 3 है कि लेट ए बी एंड सी बी रियल 2x2 मैट्रिसेस। कि ये 2x2 के मैट्रिसेस हैं जिनमें 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं और एंट्रीज भी रियल नंबर्स हैं। एंड लेट 0 डिनोट द 2x2 0 मैट्रिक्स। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और ट्रू, कि इनमें से कौन कौन से ऑप्शन जो हैं वो राइट हैं। नंबर 1 ये है कि a स्क्वायर इक्वल 0 इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 0। ये इम्प्लाइज समझाते हैं, ये भी इम्प्लाइज ये और ये भी इम्प्लाइज ये। ओके, तो नंबर 1 ये है कि अगर a स्क्वायर इक्वल 0 हो तो क्या मैट्रिसेस में ऐसा जरूरी है कि a 0 हो। नंबर्स में तो हम ये देखते हैं कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर 0 हो तो वहां से ये इम्प्लाई होता है कि वो नंबर खुद 0 है, जबकि मैट्रिसेस में ऐसा होना जरूरी नहीं है। किसी नॉन जीरो मैट्रिक्स का स्क्वायर भी 0 हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैट्रिक्स ये लें 0 0 -1 एंड 0, तो अगर हम इसका स्क्वायर फाइंड करें 2x2 में, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये 0 बन जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 एंड अगेन 0, जो कि 0 मैट्रिक्स है। तो हमने ये देखा कि अगर मैट्रिक्स का स्क्वायर 0 हो तो यहाँ से ये जरूरी नहीं है कि मैट्रिक्स खुद भी 0 हो। तो पहला ऑप्शन तो राइट नहीं है। ओके, नंबर 2, AB इज इक्वल टू AC इम्प्लाइज B इज इक्वल टू C। यहाँ ये कहा जा रहा है कि अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट AB और AC अगर ये दोनों इक्वल हों तो क्या B इक्वल होगा C के। यानी यूं कहा जाए कि क्या मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन में कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है या नहीं करता। तो ये भी जरूरी नहीं है कि अगर हम इसको लिए ऐसा करें कि इफ A इज इक्वल टू 0 1 0 0, एक मैट्रिक्स A ये वाला ले लें, B अगर हम सपोज करें कि वो इक्वल है से, हम इसमें से सपोज कर लेते हैं कि वो ये है, वो
आइडेंटिटी ले लेते हैं 1 0 0 1 और मैट्रिक्स सी हम सपोज कर लेते हैं कि इक्वल है 0 0 0 1। तो यहां से जो ए बी है वो इक्वल होगा मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई विद बी, चूंकि ए एक मैट्रिक्स और बी आइडेंटिटी है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आइडेंटिटी टाइम दैट विल बी इक्वल टू ए। ओके, सिमिलरली ए सी जो कि इक्वल है ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम विल बी 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम विल बी 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 एंड 0। तो ये भी मैट्रिक्स ए के इक्वल है। तो हमने यहां से ये देखा कि ए बी इक्वल है ए सी के, लेकिन दिस डज नॉट इम्प्लॉय बी इज इक्वल टू सी, क्योंकि ऊपर जो दो मैट्रिसेस बी और सी दिए गए हैं वो नॉट इक्वल है। तो यहां से ये पता चला कि अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट किसी दो और मैट्रिसेस उनमें जो एक सेम हो उनके प्रोडक्ट के इक्वल हो तो जरूरी नहीं होता कि उनमें से मैट्रिक्स ए को कैंसिल किया जा सके, यानी मल्टीप्लिकेटिव कैंसिलेशन लॉ डज नॉट होल्ड इन मैट्रिसेस। ओके, तो ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है। थर्ड में बात करते हैं कि इफ ए इज इन्वर्टिबल एंड ए इज इक्वल टू ए इनवर्स, दिस इंप्लाइज ए इज आइडेंटिटी और ए इज इक्वल टू माइनस आइडेंटिटी। नंबर्स में तो ऐसा होता है कि अगर एक नंबर अपने इनवर्स के इक्वल हो तो वो सिर्फ या तो 1 है या फिर -1 है। ओके, तो क्या मैट्रिसेस में भी ऐसा जरूरी है? उसके लिए हम देखते हैं कि अगर मैट्रिक्स हम एक ले लें A इक्वल 0 1 1 0, तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि इन्वर्टिबल है और इसका इनवर्स इसके अपने इक्वल है। इसको वेरीफाई किया जा सकता है एक इनवर्स फाइंड करते हुए। लेकिन ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जो ना तो आइडेंटिटी है और ना ही ये नेगेटिव ऑफ आइडेंटिटी है, यानी यहाँ आइडेंटिटी और नेगेटिव आइडेंटिटी के अलावा भी ऐसे मैट्रिसेस पाए जाते हैं जो अपना इनवर्स खुद होते हैं, सेल्फ इनवर्स होते हैं। तो ये जो नंबर 3 है ये भी रॉन्ग है। तो इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो ई बनता है कि नन ऑफ द अबव। मसलन पहले ऑप्शन में पूछा गया कि 1 ओनली राइट है, फिर 1 एंड 3, 2 एंड 3 एंड 3 ओनली, तो इनमें से कोई भी ट्रू नहीं है, इस वजह से हम ऑप्शन ई की बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट नंबर 4, इफ 1 1 0 1 पावर n minus 1 0 0 1 पावर n is equal to 0 6 minus 6 or 0, then n is equal to for what? अब यहां हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है कि इन दो मैट्रिसेस की पावर n लेकर इनको सब्ट्रैक्ट किया जाए तो ये बन जाए। देखिए, हम इस पहले मैट्रिक्स को जरा थोड़ा सा देखते हैं कि अगर n की वैल्यू 2 हो तो 0 1, बल्कि देखें पहले n की वैल्यू 1 है तो ये खुद है, होल पावर 1 इज इक्वल टू 1 1 0 1। सिमिलरली अगर इसकी पावर 2 ली जाए 1 1 0 1 पावर 2 हो तो इसका मतलब यह है कि ये अपने आप के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 1 0 1 मल्टीप्लाई विद 1 1 0 1। तो ये इक्वल होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ 2 बन जाएगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम जो कि 1। सिमिलरली यहाँ से देखा जा सकता है कि 1 1 0 1 होल पावर 3 दैट विल बी इक्वल टू 1 3 0 1। इसका मतलब यह है कि जितनी पावर बढ़ा रहे हैं ये वाला एलिमेंट बढ़ रहा है। तो अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो यहाँ हमें 6 चाहिए, तो अगर हम इसकी पावर 6 लें 1 1 0 1 पावर 6 तो ये इक्वल होगा 1 6 0 1। सिमिलरली ये जो दूसरा मैट्रिक्स है 1 0 0 1 1 है, इसकी पावर अगर 6 ली जाए तो ये भी कुछ इसी तरह से ही बनेगा 1 0 6 एंड 1। तो यहां से देखा जा सकता है कि जब हम इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को माइनस करेंगे तो राइट साइड बन जाएगी, यानी 1 1 0 1 पावर 6 माइनस 1 0 1 1 पावर 6।
जो कि इक्वल होगा 1601 माइनस 1061. सो दिस इज इक्वल टू 0, 6 माइनस 6 और 0. तो हमने ये देखा कि वो जो पावर है n इक्वल होना चाहिए 6 के, तो फिर ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है. सो राइट ऑप्शन इज डी. ओके, तो नंबर 5, इफ द मैट्रिसेस आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी. कि ये दो मैट्रिसेस हैं, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं. इनवर्स से मुराद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं. तो सी की वैल्यू हमें फाइंड करना होगी. ओके, अगर मैं इसे कहूं ए, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स होगा ए इनवर्स. अब चूंकि ए और ए इनवर्स मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी मिलता है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो इनको मल्टीप्लाई करने से फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 3 माइनस प्लस 2 5 माइनस 4 5 माइनस 4 इज 1. ओके, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा हमें 3a माइनस 2b माइनस 2c. ओके, और फर्स्ट रो को जब थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 प्लस 2 0. ओके, इसी तरह सेकंड रो के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा 0 माइनस a प्लस b प्लस c. ये मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ये 0. इसी तरह ये 0 3a माइनस b माइनस 2c और 1. अब चूंकि ये आइडेंटिटी के इक्वल है और आइडेंटिटी भी 3/3 की, तो ये 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 ये एलिमेंट्स होंगे. अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो जरूरी है कि 3a माइनस 2b माइनस 2c इक्वल हो 0, माइनस a प्लस b प्लस c इक्वल हो 1 के, और 3a माइनस b माइनस 2c इक्वल हो 0 के. ओके, तो अब हमारा काम सिर्फ इतना है कि c की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस सिस्टम को सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करते हुए c की वैल्यू फाइंड करेंगे. अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका कार है कि हम इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे सबसे पहले. ओके, तो यहां से जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनेगा वो होगा हमारे पास पहले कॉलम में उसके होंगे 3 माइनस 1 3, सेकंड कॉलम होगा माइनस 2 2 माइनस 1 सॉरी, यानी कोएफिशिएंट्स ऑफ b. सिमिलरली माइनस 2 1 माइनस 2, और उसके साथ ऑगमेंट करेंगे हम 0 1 0 को. अब इस पे किसी तरह रो ऑपरेशन यूज करके हम इसे रिड्यूस्ड एचिलॉन या फिर एचिलॉन फॉर्म में बनाकर c की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे. तो ऐसा करते हैं कि रो ऑपरेशन लगाते हुए सबसे पहले पिवट एलिमेंट, पहला एलिमेंट 1 बनाते हुए ऐसा करते हैं माइनस 1 1 1 एंड 1. यानी हमने ये किया कि R2 को इंटरचेंज कर दिया R1 के साथ. तो यहाँ होगा 3 माइनस 2 एंड 0, R3 एज इट इज रहने दिया 3 माइनस 1 माइनस 2 एंड 0. अब इसको 1 बनाते हैं पहले एलिमेंट को, सो दैट इज रो इक्विवेलेंट टू, ऐसा करने लगे हम कि माइनस R1 से क्या होगा, यहाँ 1 माइनस 1 माइनस 1 और माइनस 1. इसी तरह यहाँ होगा 3 माइनस 2 एंड 0, 3 माइनस 1 माइनस 2 एंड 0. सो अब जरा आसान हो जाएगा. दैट इज रो इक्विवेलेंट टू पहली रो एज इट इज रहने देते हैं 1 माइनस 1 एंड माइनस 1. अब बाकी नीचे 0 बनाने के लिए हम रो 2 माइनस 3 टाइम रो 1 करेंगे. 3 माइनस 3 0, माइनस 2 प्लस 3 1 माइनस 2 और प्लस 3 1 1 प्लस 3 सो 3. सिमिलरली R3 माइनस 3 R1 करने से 3 माइनस 3 0, माइनस 1 प्लस 3 2, माइनस 2 प्लस 3 1 और 0 प्लस 3 अगेन 3. ओके, तो ये पिवट एलिमेंट 1 था, इसके नीचे सारे एलिमेंट 0 बन गए.
दूसरी रो में पिवट एलिमेंट ये 1 है, इसके नीचे और ऊपर भी 0 बनाए जा सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ नीचे वाले बना लेते हैं ताकि एचिलॉन फॉर्म से ही काम चल जाए, रिड्यूस ना बनाना पड़े। वरना रिड्यूस भी बना सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि रिड्यूस ना बनाई जा सके। तो हम करने लगे हैं रो 3 -2 टाइम रो 1। तो ये रो 1 एज इट इज 1 -1 -1 -1। रो 2 भी एज इट इज लिखेंगे 0 1 1 3। और रो 3 -2 रो 1 सॉरी -2 रो 2 करेंगे। तो 0 2 -2 0 1 -2 -1 एंड 3 -6 दैट इज -3। तो यहाँ से हम अगर देखें कि पहला कॉलम ए के लिए मुख्तस था, दूसरा कॉलम बी के कोफिशिएंट है और तीसरे कॉलम में सी के कोफिशिएंट हैं। तो अगर हम आखिरी वाली रो को ऑब्जर्व करें तो ये लिख सकते हैं -c इज इक्वल टू -3, सो c इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से हमें c की वैल्यू मिल गई। अगर b और a भी फाइंड करने को कहा जाता तो हम इसकी दूसरी और पहली रो को सॉल्व करके a और b की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा जो राइट ऑप्शन है वो ये होगा नंबर डी।